दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आदर्श सीएस में। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे आरसीबी टीम के बारे में। आखिर आरसीबी टीम कैसे आज के टाइम में इतना जो फायर टीम है वो कैसे फायर टीम बनी, और शुरू से जो आरसीबी का इतिहास था वो ऐसा ही नहीं रहा था। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के बीच आरसीबी ने ग्रो किया और आज के टाइम में आरसीबी आईपीएल की एक मोस्ट सक्सेसफुल टीम में आती है। तो आज के दिन अपन लोग इसी सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। अगर आप आरसीबी फैन हैं तो इस वीडियो को पेशेंस से पूरा देखिएगा, क्योंकि आरसीबी के बारे में आपको सब कुछ यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलेगा, और कैसे विराट कोहली आरसीबी टीम में आए। और जब पूरा आईपीएल टीम खिलाफ था तब भी आरसीबी टीम पूरी जोश के साथ विराट कोहली के साथ रही और विराट कोहली को सपोर्ट किया। और जब पूरा सबको रिलीज कर दिया था आरसीबी, फिर भी विराट कोहली के साथ में रहते इकलौते खिलाड़ी थे विराट कोहली जिनको आरसीबी हमेशा से रिटेन की। तो चलिए आरसीबी के इतिहास के बारे में जानते हैं। आखिर कैसे एक ब्लॉकबस्टर क्रिकेट टीम का सामरिक, सांख्यिकी और ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग आरसीबी के फैन हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कोर आइडेंटिटी की। अगर कोर आइडेंटिटी की बात करें तो आपको पता है कि आरसीबी का होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है। अगर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो 33,800 की कैपेसिटी है। और जो आरसीबी की स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी, और 2008 में ही आईपीएल की शुरुआत हुई थी। अगर हम कमर्शियल पावर की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट आरसीबी का मालिक था, और उस समय का जो ब्रांड वैल्यू था 595 करोड़ था। लेकिन आज के टाइम में आरसीबी का ये टीम बिक चुकी है, और 1675 करोड़ में आपको पता ही होगा कि जिसको बिरला ग्रुप के द्वारा खरीदा गया है। अब बात करते हैं लीडरशिप ग्रुप की। तो आपको पता ही है कि कप्तान रजत पाटीदार है, और मेन जो आइकॉन है आरसीबी की वो विराट कोहली है। अब बात करते हैं कि चरम सीमाओं पर डीएनए क्या था। आईपीएल की सबसे अस्थिर और रोमांचक टीम की कहानी को देखते हैं। न्यूनतम जो स्कोर आरसीबी के द्वारा बनाया गया था वो था 49 रन, जो कि केकेआर के खिलाफ बना था। आईपीएल के इतिहास का सबसे कम स्कोर था। और जब सबसे ज्यादा रन खर्च भी आरसीबी के द्वारा ही किया गया था, 287 रन, जो कि हैदराबाद बनाया था। आईपीएल के इतिहास में किसी भी टीम द्वारा दिया गया सबसे बड़ा स्कोर था। अगर हम आरसीबी के स्टार पावर की बात करें तो आपको पता ही है कि आरसीबी से क्रिस गेल भी खेल चुके हैं, और विराट कोहली साहब तो वर्तमान में खेल ही रहे हैं। एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी आपको आरसीबी में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम अंतिम विजय की बात करें तो आपको पता ही है कि पिछले साल 2025 में 18 सालों के बाद आरसीबी को ट्रॉफी जीतने का मौका मिला था। और 3 उपविजेता ट्रॉफी आरसीबी के पास ऑलरेडी पहले था, लेकिन खिताब पर कब्जा नहीं था। तो खिताब पर कब्जा 2025 में आरसीबी के द्वारा किया गया था। आरसीबी में कोई भी साधारण सीजन नहीं होता है, यह एक ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी है जो हमेशा जोखिम और रोमांच के चरम पर खेलती है। अब बात करते हैं कि आरसीबी की शुरुआत कैसे हुई। कि 2008 में आईपीएल की शुरुआत होनी थी, और नीलामी में $111 मिलियन की बोली विजय माल्या के द्वारा आरसीबी को अधिग्रहण करने के लिए लगाया गया था। मुंबई इंडियंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी बोली थी। जब आईपीएल में टीम की बोली लग रही थी तो मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा महंगे बिके थे, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा महंगा था वो आरसीबी था। तो आरसीबी के लिए 1 लाख ठोकिए भाई ठोकिए। आइकन खिलाड़ी जो उस समय सबको सबको बोला गया था कि आप लोग अपने 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 हिसाब से एक एक आइकन खिलाड़ी को चूज कर लीजिए। तो सीएसके ऑलरेडी पहले धोनी को चूज कर चुके थे। तो बचा आरसीबी। तो आरसीबी उस समय के हिसाब से आइकन खिलाड़ी के रूप में राहुल द्रविड़ को अपनी टीम में शामिल करते हैं, और जितना बोली लगते हैं उससे 15% अधिक भुगतान भी करते हैं। अगर हम विदेशी सितारे की बात करें तो उस समय में जैक्स कैलिस, डेल स्टेन, मार्क बाउचर और रॉस टेलर जैसे दिग्गजों पर भी आरसीबी के द्वारा दांव खेला गया था। और सबसे बड़ी बात की उस समय जो अंडर 19 के कप्तान कप्तान थे विराट कोहली, उसको भी आरसीबी के द्वारा साइन किया गया था। अब बात करते हैं परिणाम क्या हुआ 2008 में। 2008 में आरसीबी का जो प्रदर्शन था वो कुछ ठीक ठाक नहीं रहा था, निराशाजनक रहा था। और 14 मैचों में केवल 4 मैच में ही आरसीबी को जीत मिली, और 8 टीमों में 7वां स्थान मिला था। अब क्या हुआ, जब जब इतना गंदा आरसीबी का परफॉर्मेंस हुआ तो उनके जो मैनेजमेंट टीम थे उसमें काफी ज्यादा उथल पुथल मच गई, और जो आरसीबी का सीईओ थे चारू शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया, और ब्रिजेश पटेल को लाया गया। मालिक विजय माल्या ने टीम चयन की सार्वजनिक आलोचना भी की थी। फिर आता है साल 2009, और साल 2009 में आरसीबी के द्वारा काफी बड़ा बदलाव किया जाता है।
महंगी शुरुआत होती है। केविन पीटरसन को $1.55 मिलियन में खरीदा गया और उस समय के सबसे महंगे खिलाड़ी में से एक थे केविन पीटरसन, और रॉबिन उथप्पा की जगह जहीर खान को टीम में शामिल किया गया था। लेकिन फिर भी खराब शुरुआत हुई। पीटरसन की कप्तानी में 6 मैचों में केवल 2 मैच में ही जीत मिली। फिर आती है आरसीबी में चेंजेस। नेतृत्व में परिवर्तन होती है, कप्तान को बदला जाता है। पीटरसन राष्ट्रीय ड्यूटी पे चले गए और अनिल कुंबले को कप्तानी दी जाती है। फिर होती है आरसीबी की शानदार वापसी और कुंबले के नेतृत्व में टीम ने शेष 8 खेलों में से 6 जीते और अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रहे। उसके बाद क्या होता है कि फाइनल तक का भी सफर आरसीबी तय करते हैं। सीएसके को सेमीफाइनल में हराते हैं, जिसमें मनीष पांडे का 48 रन और राहुल द्रविड़ का 44 रन। फाइनल में डेक्कन चार्जर्स से मात्र 6 रनों से हारकर उप विजेता बन जाते हैं और कुंबले ने फाइनल में 16 रन देकर 6 विकेट लिए थे। अब आता है साल 2011 और आरसीबी में लगता है मास्टर स्ट्रोक, और जो स्क्वाड होती है उसको रीसेट किया जाता है। पूरे टीम को आरसीबी मैनेजमेंट के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है और ये एक बड़ी बात होती है कि पूरे टीम को रिलीज करना। बस एकमात्र ऐसे खिलाड़ी होते हैं विराट कोहली, जिनको बस रिटेन किया जाता है, यानी कि आरसीबी शुरू से ही विराट कोहली को लेकर लॉयल रही है। उसके बाद बनता है नया कोर, और जिसमें $4.5 मिलियन का बजट लगता है और एबी डिविलियर्स को साल 2011 में आरसीबी में शामिल किया जाता है और जिनको दिया जाता है $1.1 मिलियन। बल्लेबाज की रीड होती है। उसके बाद जहीर खान आता है। जहीर खान को गेंदबाजी आक्रमण के नेता माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं तिलक रत्ने दिलशान, और जिसको सलामी बल्लेबाज कहते हैं, और डेनियल विटोरी भी उसी समय नए कप्तान के रूप में आरसीबी के स्क्वाड में शामिल किया जाता है 2011 में। एक साहसिक रणनीति जिसने आरसीबी के आधुनिक योग और आक्रामक बल्लेबाजी की पहचान की नींव रखी थी। 2011 से ही आरसीबी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने लगा था। उसके बाद आता है दी गेल स्ट्रॉम, 2011 का प्रभुत्व। फिर क्या होता है कि शुरुआती संघर्ष एमआईडीसी और सीएसके के खिलाफ लगातार 3 बड़ी हार मिल जाती है 2011 में। फिर आता है आरसीबी में एक और टर्निंग पॉइंट, और तेज गेंदबाज जो डार्क नैनेस चोटिल हो जाते हैं और उसके रिप्लेसमेंट के रूप में क्रिस गेल की एंट्री होती है आरसीबी में। और फिर होता है विस्फोटक शुरुआत। गेल का केकेआर के खिलाफ शतक शतक 55 गेंदों में 102 रनों की आती है। फिर आरसीबी बैठती है विजय रथ पर और आरसीबी लगातार 7 मैच जीतकर आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया। गेल ने पंजाब के खिलाफ 49 गेंदों में 107 रन बनाए और डबल फाइनलिस्ट। टीम अंक तालिका में शीर्ष पर रही और आईपीएल फाइनल में सीएसके से हार मिल जाती है और चैंपियंस लीग टी20 फाइनल एमआई से हारकर दोनों जगह बनाई। क्रिस गेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहते हैं साल 2011 में। तो आप देख सकते हैं कि क्रिस गेल कैसे आरसीबी के टीम में शामिल हुए थे। उसके बाद फिर अपन लोग बात करते हैं कि आरसीबी कई बार अपने दर्शकों का दिल भी तोड़ा है। तो उप 3 बार उप विजेता रहे थे। 2009 में जोहान्सबर्ग डेक्कन चार्जर के खिलाफ आरसीबी 6 रन से हार जाती है और कुंबले के कुंबले का 16 रन देकर 4 ओवर में शानदार स्पेल के बावजूद भी रन चेज में बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी। 2011 में चेन्नई से 58 रन से हार मिलती है आरसीबी को। फिर आता है 2016 बेंगलुरु में मैच होती है और सनराइजर हैदराबाद से 8 रन से हार जाती है और विराट कोहली के ऐतिहासिक सीजन 973 रन के बावजूद घरेलू मैदान पर खिताब जीतने से चूक गए और उस समय विराट कोहली का 973 रन था। ये असफलताएं 2025 की अंतिम जीत की नींव बनी और आरसीबी की कहानी हार न मानने की कहानी है। अब बात करते हैं कि कॉमर्शियल इवैल्यूएशन 2008 से 2024 तक क्या हुआ। अगर हम किट निर्माता की बात करें तो आरसीबी में रिबॉक आई, फिर एडिडास आई, फिर जिबेन आए, फिर रोगन आया, फिर पुमा आया। उसके बाद अगर हम शर्ट प्रायोजक की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स के मैकडॉल्ड नंबर 1 एमसी डबल भी आए, हुबई भी आया और इरोस रोगन, ये सब आए। फिर आए कतर एयरवेज। अब बात करते हैं कि
हेड टू हेड डायग्नोस्टिक की प्रतिद्वंद्विता का विश्लेषण करते हैं। 256 मैचों का सामरिक वर्गीकरण 2008 से 2024 तक करते हैं। चेन्नई सुपर किंग के साथ अगर आरसीबी की मैच होती थी तो 10 आरसीबी जीते हैं, लेकिन 22 हार गए हैं सीएसके के साथ। अगर हम मुंबई इंडियंस के साथ मैच की बात करें तो 13 आरसीबी जीते हैं, 20 हार गए हैं। अगर हम केकेआर के साथ आरसीबी की बात करें तो 14 जीते हैं, 20 हारे हैं। अगर अपन लोग आरसीबी की द बैटल ग्राउंड विन परसेंटेज 45 से 50 देखते हैं तो राजस्थान रॉयल के साथ आरसीबी 15 जीते हैं, 13 हारे हैं। और पंजाब के साथ आरसीबी का 46.87% जीत का ट्रैक रिकॉर्ड है। सनराइजर हैदराबाद के साथ 45.45% जीत की संभावना है। ऐतिहासिक दबदबा रहा है जो आरसीबी का डोमिनेंस रहा है, वो रहा है दिल्ली कैपिटल पर। दिल्ली कैपिटल से आरसीबी 18 मैच जीते हैं। लखनऊ सुपर जायंट से 60% जीत का डोमिनेंस रहा है। और पुणे वॉरियर्स इंडिया से आपको 100% जीत रही है। उसके बाद आरसीबी का संघर्ष मुख्य रूप से आईपीएल की सबसे सफल टीमें सीएसके, एमआई, केकेआर के खिलाफ रहा है, जो कि प्ले ऑफ में उनकी बाधा हमेशा से बनी है। सीएसके, मुंबई, केकेआर प्ले ऑफ में आरसीबी की बाधा हमेशा से बनी है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक साल की।